दोस्तों, बदलाव की बयार और उपचुनाव भारत के लोकतंत्र में एक जाना पहचाना एक प्रयोग सा हो गया है। और इस प्रयोग को यदि देखना हो तो जिस वक्त इस देश में छात्र आंदोलन चल रहा था, इमरजेंसी के हालात बने हुए थे, उस वक्त जबलपुर की सीट पर इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी का लिटमस टेस्ट हुआ था। और उस लिटमस टेस्ट में कांग्रेस पार्टी फेल हुई और विपक्ष के उम्मीदवार युवा उम्मीदवार शरद यादव जीतकर संसद पहुंचे थे। सत्ता विरोधी रुझान का पहला ट्रेलर वहीं दिखाई दिया। बात यदि उससे 12-13 साल आगे बढ़कर देखें, जिस वक्त इस देश में बोफोर्स के मुद्दे पर जनता का मिजाज तय होता हुआ दिखाई दे रहा था, उस वक्त अमिताभ बच्चन के इस्तीफे से जो इलाहाबाद की लोकसभा सीट खाली हुई, उस सीट पर संयुक्त विपक्ष के साझा उम्मीदवार वीपी सिंह की जीत कांग्रेस पार्टी के लिए 89 के लोकसभा चुनाव का ट्रेलर साबित हुई। और वही नतीजा आया जो नतीजा कमोबेश 1977 में कांग्रेस पार्टी को मिला था, वही 89 में सामने आया। लेकिन मौजूदा दौर में जब 12 सालों की सत्ता नरेंद्र मोदी की हो चुकी है और इस सत्ता के दौर में चर्चा उपचुनाव के माध्यम से जेनजी आंदोलन के दौर को जनमत के द्वारा तय करने और उस नजरिए से देखने की हो रही है, तब एक बार फिर उपचुनाव दस्तक दे रहा है। उपचुनाव लोकसभा का नहीं है, 2 विधानसभाओं का ही है। मध्य प्रदेश में दतिया का उपचुनाव, जहां भाजपा ने नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटा, और बिहार में नितिन नवीन की सीट का उपचुनाव, जहां प्रशांत किशोर पहली बार अपनी चुनावी पारी खेलने के लिए मैदान में उतरे। भारतीय जनता पार्टी दोनों जगह फंसी हुई दिखाई दे रही थी। दतिया में क्या हुआ, आज चर्चा इसकी हम नहीं करेंगे, क्योंकि दतिया के बारे में स्पष्ट राय अभी तक लोगों की बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। वोटर बहुत ज्यादा चुप दिखाई दे रहे हैं। लेकिन पटना में बांकीपुर में वोटर की राय बटी हुई दिखाई नहीं दे रही है। बांकीपुर में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि क्या वाकई जनादेश ही आएगा, जिस जनादेश के लिए 30 जुलाई को जनता ने अपने अधिकारों का प्रयोग किया, या जनादेश की जगह कोई ज्ञानादेश आएगा जो जनमत को अपने तरीके से प्रभावित करता हुआ नजर आएगा। भारत के लोकतंत्र में हम कल्पना जनादेश की कर सकते हैं, ज्ञानादेश की नहीं कर सकते। ज्ञानादेश को लोकतंत्र के चमत्कार के तौर पर भी स्वीकार नहीं कर सकते, लेकिन ज्ञानादेश को लेकर इस देश की जनता के भीतर जिस प्रकार का मिजाज बनता जा रहा है, लिहाजा ज्ञानादेश की चर्चा कम से कम एक पैराग्राफ में न सही तो एक लाइन में या 2 पंक्तियों में करना जरूरी हो जाता है। खैर, अब हम जनादेश पर ही चलते हैं कि अगर वाकई जनादेश आया, कोई ज्ञानादेश नहीं आया, तो कल बांकीपुर क्या सुनाने जा रहा है, कल बांकीपुर किस तरह का फैसला सुनाने जा रहा है। जनता के बीच पटना से दिल्ली तक एक बड़ा सवाल तैर रहा है कि क्या विपक्ष विहीन से हो चुके बिहार में प्रशांत किशोर कोई उम्मीद की किरण जगाने जा रहे हैं। याद करिए कि जिस वक्त अभिजीत दीपके आए, जिस वक्त सोनम वांगचुक आए, जिस वक्त पूरे देश में पेपर लीक के मुद्दे से शुरू हुआ जेनजी आंदोलन फैला, जिस दौर में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी इस जेनजी ने ले ली, इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया, और अब बात गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे तक पहुंच रही है। और रही बात बिहार की, तो इस बिहार के अंदर सम्राट चौधरी के पहले 100-125 दिनों की जो उपलब्धि दिखाई दे रही है, उन उपलब्धियों में एक उपलब्धि तो ये जरूर दिखती है कि क्या बिहार के मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी का लॉ एंड ऑर्डर भी वैसा ही है, सम्राट चौधरी की परिस्थितियां भी वैसे ही हैं जैसे केंद्र में गृह मंत्री अमित शाह की है। क्योंकि बिहार में प्रशासनिक सेवा के अधीन काम करने वाले 2 अफसर अपनी जान गंवा चुके हैं। कल भी एक जान गई है और एनडीए के एक विधायक के ऊपर आरोप लग रहा है। जिन अफसर की जान गई है विमल कुमार की, उनकी पत्नी आरोप लगा रही है और आरोप एनडीए के अंदर के एक विधायक के ऊपर लग रहा है। तो सम्राट चौधरी का लॉ एंड ऑर्डर अपनी जगह, जेएनजी आंदोलन अपनी जगह, और इन सब के बीच वोटों में तब्दील होने की प्रवृत्ति अपनी जगह। क्या प्रशांत किशोर बिहार के खाली हो रहे विपक्ष की जगह को भर पाएंगे? याद रखिए, बांकीपुर का इतिहास बड़ा पुराना है। तकरीबन 115 साल पहले इसी बांकीपुर के कांग्रेस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी। पहली बार वो कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन में शामिल हुए थे और औपचारिक तौर पर कांग्रेसी बने थे। उस बांकीपुर से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली पहुंचे हैं, और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली पहुंचे हैं तो बांकीपुर में उन्हें अपना नॉमिनी वहां पर चुनाव जिताकर ले जाना है। जिस नॉमिनी को उन्होंने टिकट दिया
उस नॉमिनी का टिकट वापस कराया गया। लेकिन इन सब के बीच प्रशांत किशोर ने पटना के भीतर और बिहार के भीतर एक अलग तरह का माहौल तो जरूर बनाया। जातीय समीकरणों में उलझे रहने वाले राज्य में सांप्रदायिकता की बयार बहाने की जो कोशिशें पिछले 2-3 सालों से शुरू हुई, इन सब के बीच जनता के मुद्दे पर, विकास के मुद्दे पर लोगों की मन स्थिति को झकझोरने का काम प्रशांत किशोर ने पिछले 2 सालों में किया। भले ही वो नीतीश कुमार के आखिरी चुनाव के नैरेटिव में, उस बयार में प्रशांत किशोर की अपील चुनावी रूप से करिश्मा नहीं दिखा सकी। 10,000 चुनाव बनकर रह गया बिहार का चुनाव, लेकिन उपचुनाव 10,000 नहीं है, उपचुनाव 10 करोड़ी भी नहीं है। उपचुनाव दरअसल बिहार में एक स्पेस को लेकर खड़ा हुआ उपचुनाव है, जिस स्पेस को भरने के लिए तेजस्वी यादव बहुत ज्यादा इच्छुक नहीं दिखाई दे रहे, जबकि जनता ने कम से कम उन्हें इस लायक बनाया है। मुख्य विपक्षी दल का दर्जा तो जनता ने दिला ही दिया है। नीतीश कुमार की पार्टी राजनीतिक तौर पर किनारे लगती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का कैडर निराश है, भले ही मुख्यमंत्री पद भारतीय जनता पार्टी के पास है। और इन सब के बीच जिन्हें बीजेपी का कोर वोटर कहते हैं, वो भी अभी कंफ्यूजन में है कि जाए तो कहां जाए। जिन्हें आरजेडी का कोर वोटर कहते हैं, खासकर अल्पसंख्यक वर्ग, वो भी इस उपचुनाव के पहले तक कंफ्यूजन में था कि उसके लिए अब रास्ता क्या बचता है, जब अंततः बिहार में भाजपा की सरकार बन गई। और जहां नीतीश कुमार की पार्टी का कोर वोटर है, खासकर नीतीश कुमार जिस समुदाय से आते हैं वो समुदाय और महादलित वर्ग, उसे भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि बिहार में कांग्रेस पार्टी बहुत ज्यादा सफल नहीं हो रही है। तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति में बहुत ज्यादा सक्रिय दिखाई नहीं दे रहे हैं, विधानसभा का सत्र तक छोड़ दे रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच बिहार में जगह भरने को आतुर जो प्रशांत किशोर दिख रहे हैं, कम से कम जनता के मुद्दों पर जनता के बीच जाने की एक चाहत उन्होंने दिखाई। ये बात जरूर है कि विधानसभा चुनाव उनकी जनसुराज पार्टी ने लड़ा, और जो रवैया उनकी पार्टी का था उस वक्त मैंने भी उसकी आलोचनात्मक समीक्षा की थी, और वो करनी जरूरी थी। रवैया यह था कि प्रशांत किशोर खुद चुनाव नहीं लड़ रहे थे, जबकि वो विकल्प देने की बात कर रहे थे। रवैया यह था कि जिनके पास अवैध धन की भरमार है वैसे लोगों को टिकट दे रहे थे। प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर, अब सभी जानते हैं कि प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर की कमाई कितनी होती है और वो इनकम टैक्स कितना भरते हैं। जब वास्तविक कमाई और इनकम टैक्स के बीच अंतर जहां होगा, वहां दिल्ली दरबार के जो 2 हथियार हैं, ईडी और सीबीआई, इनकम टैक्स, उन सबको मौका मिल जाएगा, खासकर ईडी और इनकम टैक्स को। तो ऐसे लोगों को टिकट दिया और नतीजा यह हुआ कि कई जगह उनके कैंडिडेट मैदान छोड़कर चले गए। परिस्थितियां भी खराब होने लगी, उनके अनुकूल नहीं बनी। लेकिन जब बिहार विपक्ष विहीन हो गया, और विपक्ष विहीन होने के साथ साथ नेता विहीन भी हो गया, तब जब जिस मुख्यमंत्री को जनता ने चुना था उस मुख्यमंत्री को कुर्सी छोड़कर रुखसती का फरमान उसे जारी कर दिया गया, राज्यसभा पहुंचा दिया गया। पहली बार बिहार की जनता को समझाने की कोशिशें हुई कि मुख्यमंत्री की कुर्सी से राज्यसभा की कुर्सी ज्यादा बड़ी होती है। इस अनूठे प्रयोग के बीच प्रशांत किशोर को नितिन नवीन के द्वारा खाली की गई सीट पर एक मौका मिला। जातीय समीकरणों में एक तरफ कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर ने भाजपा को मात दे दी है। वोटों में कितना तब्दील हुआ है, 1/3 के करीब ही वोटर निकले हैं, वो समय बताएगा, कल पता चलेगा। लेकिन दूसरी तरफ जेएनजी के वोटर को लेकर सवाल है कि जेएनजी ने क्या किया है। 97 से लेकर 2008 के बीच में जो जन्मे हुए जेएनजी हैं, वो जेएनजी पटना के हिस्से के ठीक ठाक वोटर है, बांकीपुर में ठीक ठाक वोटर है। क्या उन्होंने जाति धर्म से ऊपर उठकर मतदान किया? क्योंकि अब तक मेरे पास जो सूचना आ रही है, उस सूचना के मुताबिक अल्पसंख्यक वर्ग, गैर कास्ट सवर्ण वर्ग, दलित वर्ग का ठीक ठाक हिस्सा, कुर्मी वर्ग का ठीक ठाक हिस्सा, वो सब प्रशांत किशोर के साथ गए। अगर वाकई ये सारे तबके बड़ी संख्या में प्रशांत किशोर के साथ गए हैं, तब तो प्रशांत किशोर की जीत बहुत बड़ी मार्जिन से होनी चाहिए। लेकिन बूथ के बाहर कुछ और बूथ के अंदर जाकर यदि वो कुछ करते हुए नजर आए तो नतीजा कुछ भी हो सकता है। क्योंकि बिहार की परिस्थितियों में बांकीपुर को भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सेफ सीट माना जाता था। सेफ सीट ऐसी कि बीजेपी वहां लैंप पोस्ट को भी खड़ा कर दे तो चुनाव जीत ले। लेकिन उस सेफ सीट के ऊपर प्रशांत किशोर ने जिस तरह से बीजेपी के कोर वोटर के भीतर भी अपनी पैठ बनाई, राजद के कोर वोटर के भीतर भी अपनी पैठ बनाई, खासकर अल्पसंख्यकों के बीच, यादव समाज के लोग भी राष्ट्रीय जनता दल के रवैये से दुखी होकर के परिस्थितियों में, बदली हुई परिस्थितियों में खुद को नए विकल्प की तरफ देखने के लिए मजबूर हुए। और इन सब के बीच जो भरत तिवारी वाली घटना हुई, यूजीसी वाली घटना हुई,
ये तमाम चीजें पटना की वोटिंग प्राथमिकताओं को तय करते हुए नजर आई। वोटिंग के दिन जब मैंने पता करने की कोशिश की, तब पता चला कि एक खास समुदाय के लोग इस बात से भाजपा से नाराज थे कि बांकीपुर के पूर्व विधायक और मौजूदा भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन जब लखनऊ दौरे पर थे, वहां वो उप मुख्यमंत्रियों और प्रदेश अध्यक्ष से गुलदस्ता तो ले रहे थे, मुख्यमंत्री को जो फुटेज सामने आ रही थी उसके मुताबिक वो इग्नोर कर रहे थे, उन्हें वो उन पर ध्यान नहीं दे रहे थे। इसका मैसेज भी एक समुदाय विशेष में पटना में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ जाता हुआ दिखा। पूरी भाजपा को पटना में उतार दिया गया, बांकीपुर के गली गली को छान मारा गया, और भी जो चुनाव जीतने के हथकंडे होते हैं उसकी खबरें भी आती हुई दिखाई दी। लेकिन पटना के वोटर ने जज्बा तो दिखाया है। अब क्या वो जज्बा चुनाव को संपन्न कराने वाली संस्था के लोग कल निष्पक्षता के रूप में दिखा पाएंगे? देखते हैं पटना में कल क्या होता है। इतना तो तय है कि प्रशांत किशोर अगर जीते तो राजनीति बिहार की नहीं बदलेगी, बल्कि इस देश के जेनजी आंदोलन ने जिस तरह की परिस्थितियां पैदा की है, उसमें जनता के बीच एक ऐसा चेहरा भी उभर कर सामने आता दिखेगा जिसको न सिर्फ बिहार में बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर कम से कम पहचान का संकट नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता पूरे भारत के अंदर कि वो प्रशांत किशोर को जानता नहीं। और जब ये परिस्थितियां प्रशांत किशोर के पक्ष में है, तब क्या वो उस जेएनजी आंदोलन को अपने पक्ष में भुना पाने में कामयाब हुए या विधानसभा वाली गलती ही करते रहे? इसका भी, इस सवाल का भी जवाब कल मिल जाएगा। बिहार को विकल्पहीनता की स्थिति से बिहार निकल पाएगा, इसका भी जवाब मिलेगा। देश के अंदर क्या राजनीतिक बदलाव की शुरुआत जो जेएनजी आंदोलन ने की है, उस जेएनजी आंदोलन वाकई वो जेएनजी आंदोलन वोटों में तब्दील होकर के बदलाव करने का मादा रखता भी है या नहीं, इसका भी जवाब कल मिल जाएगा। और जवाब तो इस बात का भी मिल जाएगा कि क्या वाकई बिहार अब स्थापित राजनीति से आगे देखना शुरू कर चुका है। लेकिन मैं फिर इस बात के साथ अपनी बात को रखता हूं कि ये सारी बातें जो मैंने कही आपको, वो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के दावे के हकीकत में होने के सपने को पाल करके ही कही। जनादेश निष्पक्ष आएगा, उसी आधार पर मैंने ये बात कही है। अब निष्पक्ष आएगा या नहीं आएगा, बंगाल के चुनाव में जिस ढंग की चीजें हुई, जिस ढंग से वोटर लिस्ट से नामों को काटा गया, जिस ढंग से राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगाते रहे हैं, और जिस ढंग से परिस्थितियां इस देश में संवैधानिक संस्थाओं की साख पर बट्टा लगते और लगाते हुए देख रही है, उसमें निष्पक्षता की गारंटी मैं कम से कम अपने दर्शकों को नहीं दे सकता। सिर्फ उम्मीद कर सकता हूं कि नतीजे निष्पक्ष आएंगे। तो देखते हैं कल किस तरह की परिस्थितियों से भारत का लोकतंत्र दो चार होता है और किस तरह की परिस्थितियों से बिहार विधानसभा के गुलजार होने की परिस्थितियां बनती है। देखते जाइए कल क्या होता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।